नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी एग्ज़ाम साथी में। आइए आपको इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएंगी, अर्थात उससे संबंधित अध्ययन कराया जाएगा। खास करके सीजी टेट, सी टेट और आगामी शिक्षक भर्तियों से संबंधित इसमें अध्ययन कराया जाएगा। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है इकाई 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पर्यावरण कहते किसे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु एवं जीव जंतुओं का समूह जो चारों ओर हैं, वे सभी सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। एक आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारे आसपास के वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं सामूहिक रूप से उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और आसान शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण को दो शब्दों में हम आसानी से समझ सकते हैं। दो शब्दों में बांटा गया है, जैसे कि परिधन आवरण। परिधन आवरण अर्थात परिधन आवरण से मिलकर के बना है पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। जिससे हम चारों ओर से घिरे हैं वही हमारा पर्यावरण है। नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी ऐसे जैविक चाहे अजैविक घटक जिससे हम चारों ओर से घिरे हैं उसी को सामान्य भाषा में पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 छाता विधान के अनुसार यह कहा गया है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण को हम अलग नहीं कर सकते। किससे अलग नहीं कर सकते? जीव जंतुओं से, प्रकृति से हम उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। किसकी रचना होती है? पर्यावरण की रचना होती है। चाहे वह जैविक घटक हो, चाहे वह अजैविक घटक हो, इन सबों से मिलकर के पर्यावरण की रचना होती है, पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यह बताया जा रहा है, यह जानकारी प्रदान हो रही है कि पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं जिससे हम चारों तरफ से घिरे हैं, सामान्य भाषा में कहा जाए तो। आइए और कुछ विशेष इसमें घटक दिए हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएँ शामिल हैं। पर्यावरण के अंतर्गत हम विभिन्न अंतःक्रियाओं को ले सकते हैं, पर्यावरण में घटने वाली घटनाओं को ले सकते हैं। इसलिए पर्यावरण के घटक को दो भागों में बांटा गया है। या कहा जाए तो पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं, इसके दो प्रकार हैं। और यह पूछा गया था सीजी व्यापम टेट वर्ग 3 2017 की परीक्षा में। पर्यावरण के घटक, आइए समझते हैं पर्यावरण के घटक कहते किसे हैं, अर्थात इसको कितने भागों में बांटा गया है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया टॉपिक है सीजी व्यापम टेट वर्ग 3 2022 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, साथ में 2012 में भी पूछा गया है। तो जान लेते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पर्यावरण के घटक में पहला है प्राकृतिक घटक या प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है मानव निर्मित अथवा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहेंगे? ऐसा पर्यावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, हमें प्रकृति ने हमको पुरस्कार स्वरूप दिया है। और मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहेंगे? ऐसे पर्यावरण जिसको मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए निर्मित किया है या बनाया है, जैसे भवन हो गया, पेड़ हो गया, अस्पताल है, पार्क है, पुल है, ऐतिहासिक स्थल है, आदि चीज़ों को हम मानव निर्मित पर्यावरण कह सकते हैं। साथ में प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत 3 चीज़ों को लिया गया है। पहला है जलमंडल, दूसरा है स्थलमंडल, तीसरा है
वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। साथ ही मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत तो आपने जान ही लिया है कि कौन कौन से हैं। पर्यावरण के भौतिक घटक के रूप में भी कुछ चीज़ों को लिया गया है और यह पूछा गया था CGVAPM की परीक्षा टेट वर्ग 3 की परीक्षा में 2022 में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के भौतिक घटक आर्द्रता, जलवायु, नदी, इन तीनों को भी पर्यावरण के भौतिक घटक में शामिल किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण, आइए जान लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण कहते किसे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण वायु, प्रकाश, ताप, जल, जलवायु कारक, मृदा, भू आकृति कारक व सभी जीव जैसे कारकों से होता है। प्राकृतिक पर्यावरण अजैविक घटक तथा जैविक घटक से ऋतुओं के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम जान पाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण वह चीज़ है जो हमको पर्यावरण से निःशुल्क प्राप्ति होती है। एटमॉस्फेयर, वातावरण हमको प्रदान करता है, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कह सकते हैं। जैसे कि वायु है, प्रकाश है, ताप है, ये सभी चीज़ें हमको प्रकृति से पुरस्कार स्वरूप मिलता है, इसे ही हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। साथ में भूमि की आकृति, भूमि की बनावट, नदी हो गया, समुद्र हो गए, ये सभी चीज़ों को हम प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत में रख सकते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण को हम जानते कैसे हैं या किससे मिल कर के बना है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी हम ऋतुओं के माध्यम से लेते हैं। खास करके जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ऋतुओं को देख करके यह समझ जाते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात पर्यावरण में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से वह जानने का प्रयास करते हैं। साथ में प्राकृतिक पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण अजैविक घटक तथा जैविक घटकों से मिलकर के बना है। आइए प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पहला पॉइंट दिया गया है जिसे कहते हैं जलमंडल। जलमंडल से भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न देखने को मिलता है भर्ती परीक्षाओं में या टेट परीक्षाओं में, अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा पूछे जाते हैं उसमें भी यह देखने को मिलता है। तो आइए जान लेते हैं कि जलमंडल क्या है। पृथ्वी के 2/3 हिस्से में जलमंडल का विस्तार है, यानी कि हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से भरा हुआ है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह संपूर्ण पृथ्वी का 71% है। हमारे संपूर्ण पृथ्वी में यदि देखा जाए तो 100 में से 71% अर्थात 100 में से 71वां हिस्सा जल से भरा हुआ है। जलमंडल का एक प्रमुख हिस्सा सागर का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। हमारे प्रकृति का हमारे पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल से भरा हुआ है और वह संबंधित है सागर से, समुद्र से, और समुद्र भी एक काफ़ी बड़ी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। इसी को हम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करता है। संपूर्ण जल का 97.5% हिस्सा महासागरीय जल है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जितने भी हमारे पृथ्वी में जितना प्रतिशत भी जल है उसका 97.5% हिस्सा समुद्री जल है, महासागरीय जल है, जिसमें से मात्र 2.5% जल स्वच्छ है जिसको मानव उपयोग करता है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी में मुख्य रूप से 5 महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है
और सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। ये परीक्षा में हमेशा देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका जवाब होगा कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन है यदि पूछा जाए परीक्षा में, तो इसका आंसर होगा कि सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस टॉपिक से, इस पॉइंट से काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आइए दूसरी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं, तो वह है स्थल मंडल। स्थल मंडल का सामान्य अर्थ होगा भूमि जिस पर मानव निवास करता है, मानव रहता है। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है जिस पर मानव निवास करता है, मानव रहता है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल मंडल विस्तारित है। मतलब हमारी पृथ्वी के 29% भाग में जमीन है जिस पर मानव रहता है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी पृथ्वी की बनावट है, पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी के भाग हैं, पृथ्वी है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पट्टी, दूसरा है प्रवार, तीसरा है क्रोड। अर्थात भूमि की बनावट को, भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आइए पहली पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, जिसका जो है भूपर्पट्टी, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे सीजी से संबंधित हो, चाहे स्टेट से संबंधित हो, या चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर लेवल की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। भूपर्पट्टी हल्की चट्टानों से बनी है जिसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। पृथ्वी की बाहरी परत जिस पर मानव रहता है, निवास करता है, आर्थिक गतिविधि करता है, क्रियाकलाप करता है, उसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। और भूपर्पट्टी हल्की चट्टानों से बनी होती है जिसमें सिलिका मिलता है, एल्यूमिनियम पाई जाती है और ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। दूसरा पॉइंट है प्रवार। दूसरा भाग जिसे कहा जा सकता है प्रवार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल। यह भूपटल एवं केंद्रीय परत के मध्य स्थित मोटी परत है। परीक्षा में पूछने को मिलता है, पूछा जाता है, जानने को मिलता है कि ऐसी कौन सी परत है जो सबसे मोटी परत है, तो इसका आंसर होगा प्रवार। प्रवार ही ऐसी परत है जो सबसे मोटी होती है। मेंटल सघन व कठोर सैलों से निर्मित है। सैल का अर्थ होता है पत्थर, तो जो मेंटल है वह कठोर पत्थरों से बना हुआ है, कठोर पत्थरों से निर्मित है। और इस मेंटल में इसमें मैग्नीशियम, लोहा जैसी भारी खनिजों की प्रधानता है। मतलब खनिज पदार्थ प्रवार में ही पाया जाता है, मेंटल में ही पाया जाता है। तीसरा है क्रोड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल व फेरस से बना हुआ है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड एवं बाहरी क्रोड। पृथ्वी के जो केंद्र के भाग हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला आंतरिक क्रोड एवं बाहरी क्रोड। पृथ्वी की गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी की गहराई जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे, तापमान में वृद्धि होती जाती है या तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, जिससे कहा गया था स्थल मंडल। आइए तीसरा जान लेते हैं, जिससे कहा गया है वायुमंडल। या तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वायुमंडल।
इस वायुमंडल पॉइंट से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। वायुमंडल किसे कहेंगे? वायुमंडल को हम गैसों का आवरण भी कह सकते हैं, जिससे गैसों का वह आवरण जिससे वायुमंडल में मौजूद है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, या गैस को वायुमंडल का नाम दिया गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। जमीन में पृथ्वी में एक बल पाया जाता है जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जब हम चीज़ों को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है, तो इसी को कहा गया है गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना हुआ है। वायुमंडल का संगठन मतलब वायुमंडल किससे किससे मिलकर के बना है, इसको संगठन कहते हैं। आइए जान लेते हैं। तो वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस तरल पदार्थ के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। ठोस गैस ठोस पाया जाता है, तरल पदार्थ पाए जाते हैं, वो भी असमान मात्रा में, और यह वायुमंडल में तैरते रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है, यह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में भूमिका निभाती है। मतलब यह ऑक्सीजन को संतुलित करके रखता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी संतुलित करने का काम करता है। क्या चीज़? प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं। आप सभी को पता होगा कि हमें वायुमंडल में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति करनी है, ऑक्सीजन प्राप्त करना है, तो हरे पेड़ पौधों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन की भरपाई पृथ्वी पर वायुमंडल में की जाती है। और इस पॉइंट से काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न परीक्षा में बने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीजी व्यापम टेट वर्ग 3 2012 में इससे प्रश्न बना था। नीली हरी शैवाल वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यह भी परीक्षा में देखा गया है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो इसका आंसर होगा नीली हरी शैवाल। काफ़ी बढ़िया प्रश्न बना था इसमें, और यह पूछा गया था सीजी व्यापम टेट वर्ग 3 2012 में। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में नीली हरी शैवाल अपनी भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैसें बाहर निकाली जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और वही ऑक्सीजन पृथ्वी में अन्य जीव जंतु ग्रहण करते हैं। इससे भी प्रश्न बना था सीजी व्यापम की परीक्षा, सीजी टेट वर्ग 3 की परीक्षा 2014 में। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष भर गर्मी रहती है। मौसम के आधार पर जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जहाँ पे साल भर गर्मी होती है, वहाँ वर्ष भर या साल भर गर्मी बनी रहती है। कहाँ पे? गर्म प्रदेशों में। ये भी प्रश्न बना था सीजे व्यापम टेट 2012 में वर्ग 3 की परीक्षा में। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया पॉइंट इसमें दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, जो आपकी आने वाले परीक्षाओं में हेल्पफुल हो सकता है। आपको इस वीडियो से मदद मिल सकती है। आइए और जान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन, मतलब पृथ्वी की सतहों में ऐसी कौन कौन सी गैस पाई जाती है या कौन कौन सी गैसों का आवरण मौजूद है। ये भी काफ़ी बढ़िया इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से भी कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है सीजी व्यापम टेट वर्ग 3 2012 की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने थे।
पहला है इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारी पृथ्वी में 78.08% की मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम सब अधिक मात्रा की गैस भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी गैस भी कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कह सकते हैं। कहाँ पे? हमारी पृथ्वी की सतह पर। दूसरा है ऑक्सीजन। दूसरी बड़ी गैस हमारी पृथ्वी की सतह में जो पाई जाती है वह है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 20.95%। पृथ्वी की सतह पर तीसरी बड़ी गैस है वह है आर्गन, जिसकी मात्रा है 0.9.3। फिर से जान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78.08%। दूसरी बड़ी गैस है, या दूसरी बड़ी गैस की मात्रा है, जिसकी मात्रा है 20.95%। तीसरी गैस है जिसको कहा जाता है आर्गन, जिसकी मात्रा है 0.93%। उसके बाद चौथे नंबर की जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ ली जाती है कि पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद है, तो इसका आंसर होगा 0.03%। तो इस टॉपिक से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनता है। तो फिर से जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी पृथ्वी की सतह पे 0.03% मौजूद है। उसके बाद अगला गैस है नियान। जी हाँ, अगला गैस है नियान, जिसकी मात्रा है 0.0018%। उसके बाद अगला गैस है हीलियम गैस, जिसकी मात्रा है 0.0005%। अगला गैस है ओजोन गैस, जिसकी मात्रा है 0.00001%। तो इस प्रकार से जो वायु में जो हमारे गैस मिले हैं उसकी यह मात्रा है। तो इस टॉपिक से भी, इस पॉइंट को भी अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से मुलाकात होगी इसी टॉपिक के नए पॉइंट के साथ। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको प्रदान की गई होगी, इससे आपको आने वाली परीक्षाओं में हेल्प मिलेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको बढ़िया लगी हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और आपको ये जानकारी बता दें कि हमारे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। खास करके सीजीटेट और सीटेट और आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस चैनल में तैयारी कराई जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी वीडियो के साथ और आने वाली वीडियो के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।